हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने लक्षद्वीप के टूरिज्म को काफी प्रमोट किया। इस चीज को देखते हुए बहुत सारे मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स थे, स्पेशली 3 डिप्टी मिनिस्टर्स। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट बहुत ही गलत कमेंट्स किए। इसके बाद मालदीव की सरकार ने एक्शन लेते हुए उन 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा था क्या, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 8 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आप जानते होंगे मैंने आपके साथ फ्राइडे को भी डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री जी हमारे लक्षद्वीप गए थे। वहां पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करी। आपका जो लक्षद्वीप का टूरिज्म था उसको यहाँ पे अपने यहाँ पे ट्विटर के थ्रू यहाँ पे पिक्चर्स उन्होंने यहाँ पे पोस्ट करी। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि उनकी कुछ वीडियोस वगैरह भी बहुत पॉपुलर हुई, कुछ वायरल हुई काफी। और उसी के ऊपर जो मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने यहाँ पर काफी गलत चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोली। ये बोला कि इसराइल के पपेट हैं ये, इस तरह की गलत गलत बातें बहुत सारी यहाँ पर बोली गई। दरअसल में हुआ क्या है ना, देखो, जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप और मालदीव की, तो आप समझना इस बात को, जैसे ये हमारा यहाँ पे केरला से बहुत ही नजदीक आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मालदीव की काफी नजदीक ही है। तो एक्चुअल में ना, जो प्रधानमंत्री जी का स्टेप था, उससे लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म प्रमोट होगा, नो डाउट अबाउट दैट। पर कहीं ना कहीं इससे ऐसा माना जा रहा है कि मालदीव का हो सकता है टूरिज्म कम हो जाए। रीजन बीइंग कि आप नोटिस करो, हर साल लगभग 20 से 25% जो लोग टूरिस्ट जाते हैं ना मालदीव के अंदर, वो भारतीय ही होते हैं। और एक्चुअल में नोटिस करो, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये आप फोटो देख रहे हो, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, जाना चाहोगे? हाँ सर, बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये है मालदीव, ठीक है ना। ये मालदीव की फोटो, यहाँ पर इस तरह से वाटर विलास देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ जाना चाहोगे? सर, यहाँ भी जाना चाहेंगे, ये बिल्कुल बढ़िया है। अरे, ये मालदीव नहीं है, ये है हमारा लक्षद्वीप। समझे इस बात को? ये एक और फोटो देखो, ये भी मालदीव लग रहा है? नहीं, मालदीव नहीं है, ये लक्षद्वीप ही है। लक्षद्वीप देखो थोड़ा सा पीछे जरूर है मालदीव से, पर वो इसलिए है क्योंकि हम लक्षद्वीप के अंदर उस हद तक डेवलपमेंट, उस चीज को कमर्शियली हम उतना यहाँ पे वायबल नहीं बना पाए हैं। पर आने वाले समय के अंदर हम लक्षद्वीप को और डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली लक्षद्वीप भी उसी लेवल पे जाएगा जहां पे आज के टाइम मालदीव का टूरिज्म है। गेटिंग द पॉइंट? एक्चुअली होता है क्या है ना, लक्षद्वीप के लिए बहुत डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, कुछ पासेस वगैरह भी लेने पड़ते हैं यहाँ पे जाने के लिए। और जो फ्लाइट्स है ज्यादातर आपकी केरला से ही चलती हैं। तो अगर हम इसको और प्रमोट करेंगे फ्यूचर के अंदर, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर खुद का जो टूरिज्म है ना, वो यहाँ पे प्रमोट होगा। ऐसा यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था। साथ ही साथ मैंने लक्षद्वीप की आपको मैपिंग वगैरह तो पिछले सेक्टर के अंदर ही बहुत ढंग से करवाई थी, कहाँ पे कौन सी चीज यहाँ पर लोकेटेड है। अब इस चीज को देखते हुए बहुत सारे मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं वो नाखुश हुए इससे, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट अगर आप बात करो ना, तो मालदीव की जो सरकार थी, उनके द्वारा भी पिछले समय के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है, कुछ मिनिस्टर्स ने ऐसा बोला और उसके अगेंस्ट में जो भी रिमार्क्स थे, उनको यहाँ पे उन 3 मिनिस्टर्स को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। थोड़ा और इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया आउट कैंपेन जो चलाया गया था प्रीवियस, मतलब जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा यहाँ पे देखा गया, तो उस इलेक्शंस के भी अंदर उनका रोल रहा। साथ ही साथ जो कुछ इंडियन सोल्जर्स वहां पर थे, तो मोइजू गवर्नमेंट जो वहां पर है, उन्होंने यहाँ पे विदड्रॉ कर दिया इन पर्टिकुलर सोल्जर्स को। तो कहीं ना इनके जो टाइज हैं वो चाइना के साथ थोड़े बेहतर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी अगर आप नोटिस करो, मैंने जैसा आपको बताया, मॉलदीव्स के लिए इंडिया डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मॉलदीव्स के जो आम लोग हैं ना, वो भी अपने मिनिस्टर्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि आप नोटिस करो ना यार, इतने सारे टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मॉलदीव्स के अंदर। जो इकोनॉमी है मॉलदीव्स की, वो इंडिया से काफी हद तक चलती है। तो ऐसे समय के ऊपर इंडिया और मॉलदीव्स के रिश्ते खराब होना मॉलदीव्स के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। पिछले दिनों के अंदर ना 8,000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग्स एंड साथ ही साथ 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट्स ये कैंसिल करवा दिए हैं भारतीयों ने। रीजन बीइंग कि उनको ये गलत लगा बात कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये जो मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, कैसे बोल सकते हैं ये चीज कि इसराइल का पपेट है, या ये जो इस तरह की गलत गलत बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इनफैक्ट मालदीव्स के जो लोकल लोग हैं, वो भी अपनी सरकार को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये बात आपने गलत करी है। एक इंपॉर्टेंट अलाई है इंडिया मालदीव्स का, अपने आप में ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी देखो, दोनों कंट्रीज, चाहे इंडिया मालदीव्स के लिए और मालदीव्स इंडिया के लिए, दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। रीजन भी कि अगर आप नोटिस करो ना, मालदीव्स की लोकेशन जो है काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि नहीं? ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ पे आपको नोटिस करोगे 1200 से ज्यादा कोरल आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक यहाँ पे इसकी लोकेशन है। बहुत सारे एनर्जी सप्लाईज के जो रूट्स हैं वो यहाँ से होके गुजरते हैं। बाकी चाइना की देखो आपका प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ऐसे टाइम के साथ मालदीव के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो इंडिया के लिए थोड़ा चीज़ें वो गलत हो जाएंगी। बाकी इंडिया आप जानते हो इंडियन ओशन रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो हमारा जो सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, तो ये सारी बातें भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी मालदीव्स आपके सार्क का भी पार्ट है, पॉपुलेशन का भी यहाँ पे लिंकेज है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे 25,000 इंडियंस वहाँ पे रहते हैं मालदीव्स के अंदर। बाकी साथ में अगर आप नोटिस करोगे बहुत सारे लोग अपना पढ़ाई करने, अपना मेडिकल कुछ करवाने, अपने हेल्थ वगैरह के रिगार्डिंग जो भी कुछ इनको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराना होता है उसके लिए बहुत सारे लोग इंडिया भी आते हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया मालदीव्स और मालदीव्स इंडिया दोनों कंट्रीज की इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के लिए एंड इंपॉर्टेंट एलाइज बन के सामने आ सकते हैं। तो रिलेशनशिप खत्म करना या खराब करना अपने आप में बहुत गलत चीज होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। गेटिंग इट? इंडिया मालदीव समझ आया? बहुत बढ़िया। अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सर इसी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2024 की। अब ऐसे टाइम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद जिनका भी सिलेबस थोड़ा बचा हुआ होगा, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। उसी के लिए हमारी टीम ने ना क्रैश कोर्स लेकर आई है, 2024 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। और ये प्रीलिम्स कब से, क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? अरे ये स्टार्ट हो रहा है आज से ही, यानी कि 8 जनवरी से ही। तो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस यानी कि 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, ये तीनों की तीनों क्लासेस सबके लिए फ्री करी गई हैं। तो आप इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, फ्री क्लासेस के अंदर, ताकि आप देख पाओगे किस क्वालिटी से पढ़ाया जा रहा है एंड आपकी प्रिपरेशन को हम कैसे बेहतर करेंगे। हमारी जो स्टीम फैकल्टीज हैं वो कैसे आपको हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के माध्यम से अपने प्रीलिम्स को और भी बेहतर करने के अंदर। गेटिंग इट? तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक डाल रखा है, वहां पर जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन तो इसको एक्सेस कर ही सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, कहाँ पर सर? अरे पटेल नगर वाला सेंटर जो है, वहां पर इसकी क्लासेस ऑफलाइन भी चलेंगी, तो आप वहां पर भी इसको एनरोल कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल ब्रेल डे। देखो ये एक्चुअली ना पिछले मैं कल देख रहा था कि क्या क्या कोई न्यूज़ मिस तो नहीं होगी पिछले हफ्ते के अंदर, तो ये एक मुद्दा था जो थोड़ा हमसे मिस हो गया, बट डोंट वरी, अब हम इसको कवर कर लेंगे। मैं वही बोलता हूँ कि एक्चुअली संडे टू संडे ना मैं थोड़ा बैठ के, जब मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि कौन सा मुद्दा हमसे छूट गया तो उसको हम कवर कर लें। ऐसा मत सोचा करो कोई टॉपिक रह गया, नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर वो कहीं ना कहीं कवर हो ही जाएगा। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, पर मैं वीक टू वीक इस तरह से देखता रहता हूँ कौन कौन सा मुद्दा छूट गया। तो एनीवेज इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल ब्रेल डे को ये 4 जनवरी को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2019 के ऑनवर्ड्स ही। देखो आप जानते होंगे ना लुई ब्रेल के बारे में, ये एक फ्रेंच एजुकेटर थे जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज का यहाँ पे डिस्कवरी करी थी। ऐसा यहाँ पे यूएन ने, यूएन जनरल असेंबली ने 2018 में एस्टेब्लिश किया था। तो 2019 ऑनवर्ड्स हर साल 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल डे। दरअसल में आप इसको समझना, देखो जो लोग मतलब देख नहीं पाते उनके लिए ना इस तरह से ब्रेल आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना आपको देखो हर जगह ना 6 डॉट्स होते हैं। जैसे कोई भी देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये 6 डॉट्स दिख रहे हैं। अब 6 डॉट्स को ऐसे ना पेपर के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट किए होते हैं। तो उस हिसाब से 6 डॉट्स में से कितने डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से हर पर्टिकुलर अल्फाबेट का अलग-अलग मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। कि अगर मान लो ये 3 डॉट्स ऐसे हैं, ये वाले, ये 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब होता है एफ। तो इस तरह से ये पूरी ऐसे ना लैंग्वेज को ये पढ़ पाएंगे, मतलब हर चीज को पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि लेटर्स को भी और आपके नंबर्स को भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन आपके म्यूजिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक सिंबल्स के रिगार्डिंग भी आपको ब्रेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक तरह से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए पर्सन विद जो डिसेबिलिटीज हैं उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए ये ब्रेल लैंग्वेज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप लोग सोचोगे सर 4 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं, मतलब ऐसा भी क्या है इसको मनाने की जरूरत? अरे लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी है, नहीं करनी? अब आप लोग भी तो अवेयर होंगे ना आज जब मैंने पढ़ा दिया, उसी तरह से दुनिया भर के लोग अवेयर होंगे कि जो ब्लाइंड है, जो पार्शली साइटेड लोग हैं, उनके भी तो कुछ राइट्स हैं। उसी वजह से ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और देखनी चाहिए कि केरला फेडरेशन जो ब्लाइंड है ना, इन्होंने पहली ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे स्टार्ट करी थी कब? 1986 के अंदर। बाकी ब्रेल सिस्टम जो था वो पब्लिश तो 1829 में हो गया, उसको अडॉप्ट किया गया था कब? बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं। बाकी आप नोटिस करोगे एक हमारे पास कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वहां पर भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है। तो लुई ब्रेल के द्वारा ये चीज करी गई थी, इन्वेंट करी गई थी ब्रेल 1824 के अंदर। इस वजह से हम 4 जनवरी को हर साल 2019 ऑनवर्ड्स हम मनाते हैं इंटरनेशनल ब्रेल डे। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सर नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक
अगेंस्ट अ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। इसका क्या अर्थ है सर? देखो, आप लोग ना जानते होंगे किसके बारे में? माइक्रोब्स के बारे में। सर माइक्रोब क्या होता है? माइक्रोब आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैक्टीरिया हो सकता है, आपका वायरस हो सकता है, आपका फंगाई हो सकता है, आपका पैरासाइट हो सकता है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब इनके अगेंस्ट हम कुछ मेडिसिन खाते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट क्या खाएंगे सर? एंटीबायोटिक। वायरल के अगेंस्ट क्या खाएंगे? एंटी वायरल डिजीजेस, एंटी फंगल डिजीजेस, एंटी पैरासाइटिक डिजीज, ये सब खाएंगे। या फिर इनको जनरल नेम बताना हो तो एंटी माइक्रोबियल। ठीक है ना, ये सब चीजें होंगी। पर कई बार ना इनमें से कोई भी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो सकता है ना, वो दवाई का असर ही ना हो इसके ऊपर। यानी कि आपने एंटीबायोटिक खाया पर उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के ऊपर फर्क ही ना पड़ा। ऐसी चीज को बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। पर अगर इसको जनरल टर्म बताना हो तो जनरल टर्म हो सकता है एंटी माइक्रोबियल। बैक्टीरियल बैक्टीरिया होगा तो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बोल देंगे या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोल देंगे। और अदरवाइज अगर जनरल टर्म में हो, कोई भी माइक्रोब को आपको डिनोट करना हो, तो आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर यहाँ पे इसको बता सकते हो। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, रेजिस्टेंट हो चुका है वो पर्टिकुलर चीज। दवाई आप खा रहे हो पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर या फिर उस माइक्रोब के ऊपर उस मेडिसिन का कोई असर ही नहीं हो रहा, दैट इज एएमआर। बहुत सारे कारणों की वजह से कई बार आपको एएमआर देखने को मिल जाती है। जैसे स्पेशली अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, तो होता है ना कि जैसे मान लो आप कई बार आपका गला खराब हो जाता है, तो डॉक्टर बोल देते हैं या फिर आपके जो केमिस्ट हो जाते हैं वो बोल देते हैं कि इसको 5 दिन खाना है आपने इस मेडिसिन को। आप 5 दिन तो खाते नहीं हो, आप तीसरे दिन ठीक हो जाते हो, आप दवाई छोड़ देते हो तीसरे दिन। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से, उतनी तरह से उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ, वो जो आपका बैक्टीरिया ने जो आपके गले खराब के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो होता क्या है, आप इस तरह से जब बार बार करते हो ना, तो वह बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, रिसर्चर ने ना एक नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, जिसकी वजह से आप ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम होता है एक, ये इसका नाम है एसिनोटोबैक्टर बोमिनी। ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ना, ये एक्चुअल में ना अभी क्या हो रहा था, ये ड्रग रेजिस्टेंट हो गया था। बहुत सारी मेडिसिन थी, पर उस मेडिसिन को यूज करने के बाद भी ये बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने ना एक नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप कर ली है, जिसका नाम है जोसुराबिल्पिन। ठीक है, ये नाम आप देख लीजिएगा। ये इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट? CRAB के अगेंस्ट। ठीक है, कार्बेनपम रेजिस्टेंट, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये रेजिस्टेंट हो चुका था, पर हमने नई एक एंटीबायोटिक बना ली है जो कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है, यानी कि इस बैक्टीरिया को मार सकती है। समझे इस बात को? अब आप लोग सोचोगे सर ऐसे कैसे मार सकती है, मतलब क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा? देखो दरअसल में ना होता क्या है कि जब मैं इस बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, तो इस बैक्टीरिया के पास ना रेजिस्टेंस होने का तरीका है। वो क्या तरीका है? इस बैक्टीरिया के पास ये तरीका था कि इसके पास था LPS, लिपोपॉलीसेकेराइड। जिस वजह से क्या होता था, बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्शन मिल जाती थी, एक मेम्ब्रेन बन जाती थी इसके बाहर की, आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन बन गई है तो आप दवाई खाओगे भी तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स ने ना ये तरीका जिससे आउटर मेम्ब्रेन इसकी बन रही है, वो तरीके को हैम्पर कर दिया, उस तरीके को रोक दिया। अब इस वजह से क्या होगा, अब आप दवाई खाओगे ये वाली, ठीक है, ये वाली दवाई खाओगे एंड अकॉर्डिंगली आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि दवाई खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो और ठीक नहीं हो रहे हो। तो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस थी ना, हमने उसको खत्म कर दिया इस तरह से। ठीक है ना, तो इनको 2 फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि एएमआर होता क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं इन पैथोजेंस के अंदर, जिस वजह से इनको ट्रीट करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल होता रहता है। बाकी देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसको, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली आप इस पैथोजन के बारे में पढ़ सकते हो। ये पैथोजन जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की वजह से हमें ये देखने को मिल जाएगा। आपको अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर ये, जहां पर भी हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे लिंकेज होता है ना, उनके अंदर ये देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअल में इसका नाम आप ध्यान में रखना, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इतना भी आप समझ जाओगे तो काफी हद तक ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जलीकट्टू। देखो जो जलीकट्टू इवेंट है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि आज से एक सप्ताह बाद अगले मंडे आपका जलीकट्टू स्टार्ट होगा। कहाँ पर सर? मदुरई के अंदर। देखो जो जलीकट्टू फेस्टिवल है ना, वो आपका तमिलनाडु और आपका श्रीलंका, यहाँ पर पोंगल सेलिब्रेशन जब करी जाती हैं तो उन दिनों के अंदर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। देखो इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ लिंक्ड है। जैसे जलीकट्टू हो गया, पहले तो जलीकट्टू समझ लेते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका क्या है सर? ये तो बुल है। अपने आप में ऐसा लग रहा है कि बुल ना काफी काफी वो है। ठीक है, इसको पकड़ना, इसको रोकना, इसको कैप्चर करना, कैप्चर करना नहीं बोलूंगा, इसको कहीं ना कहीं इस बुल को कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल यहाँ पे दिख रहा है।
पर इस तरह से लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब बहुत ही हिम्मती दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इस बुल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो हम्प होता है इस बुल का, ये रहा इसका हम्प, इस हम्प को ग्रैब करके इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल में कई सदियों से ये प्रैक्टिस चली आ रही है तमिलनाडु के अंदर, जहां पर एक बुल को ऐसे क्राउड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है और लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं इस बुल को कंट्रोल करने की, इस बुल को स्टॉप करने की। इसी का नाम है क्या, जलीकट्टू। क्या ये बात क्लियर हुई? और जैसा मैं आपको बता रहा था, ये कोई एक फेस्टिवल नहीं है जो यहाँ पे एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले ना कंबाला डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये एक बफेलो रेस होती है कि ये रहे बफेलोज जो भाग रहे हैं साथ में एक बंदा भागता है इनके यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं बफेलो रेसिंग या फिर कंबाला, जो कर्नाटका के अंदर होती है। उसी तरह से असम के अंदर बुलबुल फाइटिंग होती है, ये देख रहे हो बुलबुल्स को, तो ये आपस में फाइट करती हैं और इन बुलबुल्स को इंटॉक्सिकेट भी किया जाता है ताकि कहीं ना बहुत जबरदस्त फाइट हो। उसी तरह से कॉक फाइटिंग आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो यहाँ पर ये वाली जो कॉक फाइटिंग है ये कई बार गलत भी हो जाती है, रीजन भी कि यहाँ पे ब्लेड यूज किया जाता है, तो दोनों कॉक में से एक जो जीतेगा दूसरा हारेगा, तो सामने वाले के सामने ना उसकी गर्दन के पास ब्लेड होता है, तो उसकी गर्दन ऐसे कट जाती है। समझ पाए इस चीज को? तो ये कुछ इश्यूज भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत बार ये मुद्दे कोर्ट्स वगैरह के ऊपर भी गए कि यार क्या सिचुएशन है, कैसे करें इन चीजों को, बट इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले तो इनके ऊपर बैन लगाया था, बट बाद में ये बात मान लिया था कि ये चीजें, जैसे जल्लीकट्टू की मैं बात करूं, जल्लीकट्टू वहां का एक कल्चरल इवेंट है, तो अभी के लिए कोई बैन नहीं है। तमिलनाडु ने भी इस पर्टिकुलर चीज को डिफेंड किया था कि जल्लीकट्टू उनके कल्चर का ही पार्ट है। इस बुल की ब्रीड का नाम भी आप देख सकते हो, तो ये ब्रीड का नाम भी आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तमिल क्लासिकल पीरियड की, तो वहां पर अय्यर ट्राइब्स के अंदर ये प्रैक्टिस काफी कॉमन थी। इवन एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी इस तरह की हमें एक सील देखने को मिलती है जहां पे ये प्रैक्टिस यहाँ पे डिपिक्टेड है। एक केव पेंटिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मदुरई के पास में, जहां पर ये चीज दिखाई गई है कि कैसे एक पर्सन एक बुल को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको यहाँ पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई के द्वारा ना रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नए रूल्स लाए गए हैं। क्या मतलब इस चीज का? देखो जैसे मान लो एक कोई बंदा पार्टी का बना रहा है, ठीक है, जब पार्टी बनानी होती है तो भैया हर चीज का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी जो पार्टी बना रहा है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। किसके साथ? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है सर, पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब क्या होगा? अब देखो ये पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है इलेक्शन लड़े, हाँ ठीक है, और हो सकता है ये बहुत बढ़िया काम करे। तो ओवर द टाइम हो सकता है ये स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, जैसे आज के टाइम आपका बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी काफी सारी पार्टीज के पास यहाँ पे ये स्टेटस है। पर जरूरी थोड़ी है यार हर पार्टी बढ़िया ही करेगी। हो सकता है या तो ये पार्टी रजिस्टर तो होगी, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको रिकॉग्निशन मिले ही ना, ठीक है ना, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस या तो अच्छा ही नहीं था या फिर खुद ही इलेक्शन ना लड़े, ठीक है ना। तो ऐसी पार्टीज को क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन तो है इनकी पर ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, इनको RUPP करके नाम से भी जाना जाता है। अब दिक्कत पता क्या आती है, बहुत सारे लोग गड़बड़ घोटाले करते हैं। किस तरह के? पॉलिटिकल पार्टी को ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, अच्छा ठीक है, और इस वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस वजह से बनाते हैं ताकि पैसों का ना वो कुछ, समझ रहे हो, झोल कर पाए, एक तरह से इनडायरेक्टली कुछ मनी लॉन्ड्रिंग कर पाए, कुछ और अननेसेसरी बेनिफिट्स का एडवांटेज ले पाए। पॉलिटिकल पार्टी बना ली पर कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़े ही नहीं, सिर्फ पैसों का खेल हो रहा है वहां पे, पैसों का कुछ झोल गड़बड़ करा जा रहा है। तो यहाँ पर ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, आपके लिए हम यहाँ पे जो मेजरमेंट है या फिर जो तरीके हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्या तरीके स्ट्रिक्ट कर रहे हैं? एक तो पिछले 3 साल का यानी कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स का आपको ऑडिटेड अकाउंट्स यहाँ पे सबमिट करने होंगे। उसके साथ ही साथ पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर आपने कितना खर्चा किया, वो खर्चे का पूरा हिसाब किताब हमें देना होगा। और उस पर्टिकुलर पार्टी के जो भी ऑफिस बेरर्स हैं उन सबके सिग्नेचर्स भी यहाँ पे चाहिए होंगे, ताकि एक तरह से ना वो पॉलिटिकल पार्टी काम करती कैसे है इसके अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लेकर आई जा पाए। अगर ये आप ये सारी चीजें करोगे, डिटेल्स वगैरह दोगे, तभी आपको कॉमन सिंबल अलॉटमेंट यहाँ पे होगा। अदरवाइज अगर आप नोटिस करो ना, जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक तो उनको पूरा मतलब जैसे पार्टी सिंबल अक्रॉस मिल जाएगा, साथ ही साथ उनको ब्रॉडकास्टिंग के टाइम में भी मिलेगा कि उनको एक्सेस मिलता है टीवी का, बाकी सारी चीज़ों का, इलेक्टोरल रोल्स का एक्सेस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, सिंबल को एलोकेट किया जाता है, अलॉट किया जाता है एज पर इलेक्शन सिंबल 1968। बहुत सारे इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, जैसे 100+ सिंबल्स होते हैं,
उनमें से कोई भी आप तीन सिंबल्स को बताओगे, अकॉर्डिंगली उन तीनों में से कोई भी एक एक सिंबल आपको अलॉट कर दिया था, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। बाकी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका तो हाथ का है। आपका जो बीजेपी है उसका आप कमल का फूल आप देखते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। बाकी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ 30% RUPPs इन्होंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट किया था, ठीक है ना। तो ये बातें भी आपको यहाँ पे थोड़ा एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है एलोकेशन ऑफ सिंबल्स की, कि कम से कम 5% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस कॉन्टेक्स्ट किए होने चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन सिंबल्स तब यहाँ पे इस तरह से दिए जाते हैं। बाकी ECI के बारे में तो देखो बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं। ECI के अंदर आज कितने मेंबर्स हैं, देखो एक तो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही साथ ये 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ये नंबर कैसे डिफाइन होता है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये आपके प्रेसिडेंट साहब समय समय के ऊपर डिटर्मिन करते हैं। आर्टिकल 324 का बात यही होता है, सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल यहाँ पे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे ECI का 6 साल का टेन्योर, मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स का, एंड साथ साथ एज कितनी होती है 65 ईयर्स मैक्सिमम, जो भी अर्लियर हो जाएगा वो अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है। और ये कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जो कि सिमिलर होता है सुप्रीम कोर्ट जज के रिगार्डिंग, और पार्लियामेंट ये पर्टिकुलर प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। इनफैक्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इसके रिगार्डिंग। आई होप अब ये आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, जहां बता रहा है पहला स्टेटमेंट कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने प्रॉपर नंबर ऑफ वोट सिक्योर नहीं करे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बोला जाता है यस वो रजिस्टर्ड हैं पर अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। दूसरी बात कह रहा है कि उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देने की जरूरत, अरे नहीं, उनको जरूरत है, जैसा कि अब ECI ने बोल दिया है। तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर हियर। इसी तरह से आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे जिनका आंसर मुझे आप ट्रू फॉल्स के फॉर्म में नीचे कमेंट्स में बताओगे। साथ ही साथ जो आपको सैटरडे होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, यहाँ कह रहा है कि एक तो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और 2 मेंबर्स होते हैं, नहीं, यहाँ पर टोटल 9 मेंबर्स होते हैं जिनको CGI नॉमिनेट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ECI की बात करें तो भैया 5 साल नहीं, अभी तो बताया 6 साल होता है। और PMI की बात करें तो ये NSO रिलीज नहीं करता, आपका S&P ग्लोबल यहाँ पे इसको रिलीज करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। और क्या होमवर्क रहेगा, देखो कुछ प्रेरणा प्रोग्राम एक न्यूज में था, ठीक है, इसको आप ट्राई करना, फिर कल अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही ना आपकी नेवीज वगैरह, मरीन कमांडो फोर्स वगैरह ये न्यूज में है, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री का एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का नहीं है, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू पोलर बियर, बहुत सिंपल था, हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पोलर बियर के बारे में। तो पोलर बियर भैया क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये क्या है, वल्नरेबल स्टेटस है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो क्या ये ससेप्टेबल है टू डेथ ड्यू टू एवियन इन्फ्लुएंजा, यस, हमने ये केस देखा भी था। तो दरअसल में पहला गलत दूसरा ठीक, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए वन ओनली। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।